हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस। इससे पहले मैं टेंस टॉपिक को इस चैनल पर कंप्लीट कर चुका हूं और आज नए टॉपिक की शुरुआत है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से एक्टिव पैसिव वॉइस नए टॉपिक की। चलिए तो बात कर रहा हूँ मैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले तो हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में आना चाहिए कि एक्टिव होता क्या है, पैसिव होता क्या है, क्योंकि तब तक हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सीख नहीं सकते तब तक इनके बारे में हमें जानकारी ना हो। और इससे भी पहले हमें टेंस आना चाहिए क्योंकि इसमें टेंस का बहुत अहम रोल होता है। तो बात करते हैं वॉइस, यानी कि आवाज़ होता है हिंदी अर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो बात करता हूँ एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं या एक्टिव वॉइस को हम कैसे समझें। तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और इसमें वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है, यानी कि किसी भी टेंस के वाक्य हो सकता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, राम ईट्स मैंगो, यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता कैसे, सब्जेक्ट है राम, तो राम आम खाता है, यानी कि राम की प्रधानता आई, सबसे पहले राम शब्द आया। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है तथा इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें हमेशा प्रधान रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रत्येक सेंटेंस में आएगी। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, फूड इज ईटन बाय राम, यानी कि खाना राम के द्वारा खाया गया। अगर हिंदी अर्थ करें तो इसका खाना राम के द्वारा खाया गया होगा। तो यहाँ पर राम पर इतना जोर नहीं लगा जितना खाने पर लगा। यहाँ हमने देखा था राम ईट्स मैंगो, राम खाना खाता है, तो यहाँ पर राम पर ज़्यादा जोर आया ना कि मैंगो पर। यहाँ पर किस पर आया, फूड पर आया सबसे पहले जोर। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि एक्टिव वॉइस में तो हमेशा सब्जेक्ट प्रधान रहेगा और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट प्रधान रहेगा। तो बात करते हैं आगे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ रूल होते हैं और कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, केवल वे ही वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, यानी कि ऐसे वाक्यों का ही आप पैसिव वॉइस बदल सकते हो, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस बना सकते हो जिनमें क्या दिया गया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस भी उसका नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना कि ऐसे वाक्य जिनमें अगर ऑब्जेक्ट है तो उन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस बन सकता है, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उनका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। बात करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो सबसे पहले इन नियमों को आप आराम से देखें और इनको समझने का प्रयास करें। बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसको मैं आसान भाषा में जितना हो सके उतना लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बात करते हैं नियम नंबर 1 की। सबसे पहले तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, ए भी लिख दिया मैंने शॉर्ट में इसको, इसलिए आप समझना है इसको। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पीवी में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा, यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपके सामने, ये राम ईट्स मैंगो, तो यहाँ का नियम क्या है, एवी में जो सब्जेक्ट होता है उसको पीवी में क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी कि यहाँ मैंगो ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ मैंगो को हम यहाँ लेकर आएंगे सबसे पहले, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट का रोल ले लेगा। बात करते हैं नियम नंबर 2 की। एक्टिव वॉइस के वाक्य में टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है, यानी कि मान लो किस टेंस का वो वाक्य है, तो उस टेंस के वाक्य को जब आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तो हेल्पिंग वर्ब में आपको उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वो परिवर्तन कैसे होगा, वो नियमों के माध्यम से आप समझोगे। ये केवल एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम हैं, इनकी विशेषताएं हैं, इनके कुछ सावधानियां हैं। चलिए बात करते हैं आगे आने वाली और सावधानियों के बारे में। चलिए, और क्या है, जो नियम नंबर 3, एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा वो किसी भी टेंस का हो सकता है, परंतु जब उसे आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग हमेशा होगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ना कि और कोई सी फॉर्म आएगी। हाँ, पैसिव वॉइस के कोई भी सेंटेंस में कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, कोई सी भी वर्ब की फॉर्म आ सकती है, लेकिन जब भी आप पैसिव वॉइस में जाओगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बात करते हैं नियम नंबर नेक्स्ट की। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई अथवा उपयुक्त प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे।
यानी कि बाई अपने आप में एक प्रीपोजिशन शब्द है। तो पैसिव वॉइस में जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग कर दोगे सेंटेंस में, उसके तुरंत बाद आप इसका उपयोग करोगे, बाई का उपयोग करोगे। और बाई किसके लिए लगेगा? सब्जेक्ट को साथ लाने के लिए बाई का प्रयोग होगा। बात करते हैं नियम नंबर 5 की। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करोगे तो वो क्या बन जाएगा? पीवी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि एक्टिव वॉइस में राम सब्जेक्ट है तो राम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा या ऑब्जेक्ट का स्थान धारण कर लेगा। यह आपको मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले होता है, सब्जेक्ट लास्ट में होता है। तो सबसे शॉर्ट ट्रिक्स और इजी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसका नॉर्मली जो सूत्र होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सूत्र दिया होता है, यानी कि वर्ब की कोई सी फॉर्म हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब कोई सी हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इसे पैसिव वॉइस में बदलोगे तो किस तरीके से बदल जाएगा? ध्यान देना, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी संबंधित टेंस की, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, जो आपको मालूम है हमेशा वही वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ या कोई चीज़ है तो वो, या ऑब्जेक्ट प्लस बाई, और फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट, यानी कि बाई के प्रीपोजिशन तुरंत बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके समझने के लिए, लखन रोट ए लेटर, यानी कि लखन रोट, आपको मालूम होना चाहिए किस टेंस का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि वो आपकी सेकंड फॉर्म है। लखन रोट ए लेटर, तो लखन ने एक पत्र लिखा, ये एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पर लखन शब्द प्रधान है, यहाँ इसकी एक्टिव सब्जेक्ट की प्रधानता है। लेकिन आप जब इसको पैसिव में लेकर जाओगे तो लेटर जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रधानता आ जाएगी। तो क्या होगा? ए लेटर वाज रिटन बाय लखन, यानी कि जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया? यहाँ का ऑब्जेक्ट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ का क्या बन गया? सब्जेक्ट। देख लीजिए आराम से। बात करता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस की। ये आपके समझने के लिए है, अभी नियम अभी आगे आएंगे। पहले आप सेंटेंस को आसानी से समझ लीजिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस का को कैसे अपन ट्रांसलेट करते हैं एक्टिव को पैसिव में। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, सीता ईट्स मैंगो। तो सीता ईट्स मैंगो, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस का जो भी सेंटेंस होगा उसको देखते ही आपको टेंस का पता चलना चाहिए, किस टेंस का ये वाक्य है। तो टेंस का पता चलता है सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब अथवा वर्ब की स्थिति को देखकर, यानी कि आप या तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को देखो, या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की स्थिति को देखो कि वर्ब कौन सी है। तो बात करते हैं, देखें सीता ईट्स मैंगो, देखते ही पता चल जाएगा, ऐसे ही इसका उपयोग हो रखा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये वाक्य। सब्जेक्ट की प्रधानता है, सीता आम खाती है। आप इसको जब भी पीवी में बदलोगे, यानी कि पैसिव वॉइस में बदलोगे, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि मैंगोज। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब काम आएगी। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी पैसिव वॉइस में। तो मैंगोज आर ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सीता, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। बात करते हैं आगे। चलिए, ये एक टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम, या जो टेंस संबंधी जो सेंटेंस हैं उनको पैसिव वॉइस में परिवर्तन के संबंधित जो नियम आते हैं काम में, उनकी एक सारणी है। आप इसको आसानी से आसान भाषा में सीख सकते हो। मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए किस प्रकार कि जो एक्टिव वॉइस का जो सूत्र होता है वो मैंने आपको बात करी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर या ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलोगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमेशा याद रखने की बातें हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग हमेशा किया जाएगा। अब देखते हैं नियम क्या है एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले तो बात करता हूँ कि अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस में स्थिति क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। आप पढ़ चुके हो टेंस को, तो आसानी से आप बता दोगे कि क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का उपयोग होगा, या नेगेटिव है तो डू अथवा डज का उपयोग होगा, इंटरोगेटिव है तो डू और डज का उपयोग होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है सेंटेंस को देखने की। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलोगे तो आप क्या करोगे,
अगले आने वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का काम मिलोगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का प्रयोग करोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और ये जो बताया मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे इसका प्रयोग हो रखा है, तो आप इसको पैसिव में बदलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को काम में लोगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस का हार्ड नियम है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप समझे। बात करता हूँ मैं नेक्स्ट टेंस की। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई वाक्य है यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का नियम होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर कोई वाक्य है तो आप पैसिव वॉइस में बदलने के लिए उसी सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का प्रयोग करोगे प्लस उसमें क्या ऐड कर दोगे? बीइंग ऐड कर दोगे आप, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग कर दोगे। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बन जाएगा अगर आप इस नियम का फॉलो करते हो तो। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस मात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें सेम हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी और बीइंग ऐड हो जाएगा उसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है। बात करते हैं नेक्स्ट टेंस। तो मैं बात कर रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपसे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम होना चाहिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और जब भी आप एक्टिव वॉइस का ऐसा सेंटेंस हो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, तो उसे आप पैसिव वॉइस में ले जाओगे तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। हमेशा एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में ध्यान रखना, केवल कंटिन्यूस टेंस को छोड़कर, यानी कि जो कंटिन्यूस होता है यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूस या पास्ट का कंटिन्यूस या फ्यूचर का कंटिन्यूस, इस टेंस को छोड़कर जो भी जितने भी टेंस के सेंटेंस होंगे वो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हुए वर्ब थर्ड का उपयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप नहीं कर सकते चेंजेस। तो बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि टेंस में आपने पढ़ा। लेकिन जब आप इसे पैसिव वॉइस में लेकर जाओगे तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन और हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग रहेगा। बात करते हैं आगे 4 नंबर वाक्य, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का उपयोग अगर सेंटेंस है तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या अगर इंटरोगेटिव या डिड नेगेटिव है तो डिड नॉट, इंटरोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसे आप जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी जो कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। ये ध्यान रखना आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, टेंस की जो फॉर्म होती है वो समझ नहीं आएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट कहे तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है मान लो एक्टिव वॉइस का, वो यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो आपको मैंने बताया सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का उपयोग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि कंटिन्यूस की अगर मैं बात करता हूँ तीनों टेंसों की तो सेम हेल्पिंग वर्ब और प्लस बीइंग है उसमें ऐड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूँ क्यों रहेगी। बात करता हूँ नियम नंबर 6 की। पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की स्थिति होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो आप उसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करोगे, जैसे कि हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग हो जाएगा उसमें। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मान लो अब आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब काम आती है सेल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इनको आप मॉडल भी मान सकते हो। तो मॉडल का रोल क्या होता है, यानी कि सेम मॉडल प्लस बी, सेम मॉडल यानी कि जो भी मॉडल है सेल या विल तो वो यूँ का यूँ रहेगा, उसमें बी ऐड हो जाएगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करता हूँ आगे नेक्स्ट नियम की, पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको मालूम है ही, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो क्या होता है, क्या नाम से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल विल प्लस बी। हाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन अगर आप उसको पैसिव वॉइस में लेकर जाओगे तो वही सेम सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आ जाएगी।
बीइंग, BEING, बीइंग काम में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर वाक्य की, 8 नंबर नियम की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम में आता है शैल, विल प्लस हैव या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चाहे कि हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म को उपयोग करोगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन या विल हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नॉट, इस बात का ध्यान रखना है आपको, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो भी नॉट का टेंस में जिस तरीके से आप यूज करते हो उसी तरीके से पैसिव वॉइस में भी नॉट का उपयोग होगा। यानी कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का उपयोग हो रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करता हूँ मैं आगे, यानी कि अब तक हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से संबंधित जो चेंजेस थे उनकी बात कर ली, लेकिन अब सब्जेक्ट अगर है ये तो सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे उन संबंधित बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो आज तक बस इतना ही। अगर मैं चाहता तो इसको लंबा कंप्लीट भी बना सकता था, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पे आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपको आसानी रहे सीखने में। तो इसलिए आज तक बस इतना ही। बाकी बात करते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे मैं अलविदा लेना चाहूँगा और वही बात मैं आपसे वापस कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें। और दोस्तों मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप तक जो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है उनके वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं बड़े अच्छे तरीके से। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो की क्वालिटी और वीडियो के जो तरीका है बनाने का उसमें और परिवर्तन करूँगा। तब तक आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को आप सब लाइक करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।